प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास में जो है ना आपका हिंदी जो क्लास 12th का है उसका चैप्टर नंबर हमने 1 को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था बातचीत के बारे में। जो पहला चैप्टर था बातचीत वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे जो कि आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, यानी कि उसने कहा था। इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या बारे हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। इसमें जो हम लोग टोटल पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन यानी कि थ्योरी कह सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका सारांश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों देख लीजिए, इसका सारांश जो कि सीधे आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, इसको हम लोग करेंगे। इसके आगे हम लोग करेंगे तो ये पूरा जो है ना प्यारे बच्चों सारांश रहा। इसको करने के बाद हम लोग जस्ट नीचे आएंगे और क्या करेंगे, आपके एग्जाम से संबंधित जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है जो कि पूछा जाता है 5 नंबर से लेकर के 2 नंबर के बीच में, वो हम लोग इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कह सकते हो कि पूरा आपका यह चैप्टर जो है ना इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं, अभी फिलहाल जो है ना आपका लाइव क्लास नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट आपका लाइव ये स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बता देता हूं मैं पहले ही आपको। चाहे आप लोग साइंस लिए हो या फिर आर्ट्स लिए हो, हम लोग दोनों सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे और दोनों का टाइम भी हम लोग एक्चुअल में रखेंगे अलग अलग। साइंस का अलग टाइम रखेंगे, आर्ट्स का अलग रखेंगे, और दोनों का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। और आपका भी बोर्ड एग्जाम यानी 2025 में टारगेट होगा टॉपर बनने का या 450 लाने का, बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हो। ठीक है, और नोट्स वगैरह काम मिलेगा ये भी बताते चलूंगा आपको। ठीक है, और आप लोग चाहो तो अभी भी नोट्स बना सकते हो, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे चीज को नोट करते जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम लोग जरूर आपका रिप्लाई देंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो चैप्टर है उसने कहा था, इसका लेखक कौन है तो ध्यान रखिए, इसका लेखक हो जाता है श्री चंद्रधर शर्मा गुरेली। क्या ना, श्री चंद्रधर शर्मा गुरेली। आप इनका फोटो भी जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, कहा आपसे पूछा जाए कि उसने कहा था का लेखक कौन है तो ये याद रखेगा श्री चंद्रधर शर्मा गुरेली। ठीक है, अब देखिएगा चंद्रधर शर्मा जो गुरेली है, इनका जन्म कब हुआ तो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब जन्म हुआ, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इतना ध्यान रखना है आपको, ये सब ध्यान ही रखना है, तभी होगा इंट्रोडक्शन है। अब देखिएगा निधन यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ था तो मृत्यु इनका हुआ था 12 दिसंबर 1922 ईस्वी को। 12 दिसंबर 1922 को। अगली जो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में जो ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि इनका जो ना जन्म स्थान का, इनका जन्म कहाँ हुआ था तो देखिए जयपुर। जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ये जयपुर एक जिला है जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान। इतना ध्यान हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आगे जो ध्यान है देखिए इनका मूल निवासी, ये मूल निवासी कहाँ के थे, मतलब कि कहने का अर्थ हो गया पूरा इनका बताइए सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये तो रह रहे थे कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में रहे थे, लेकिन इनका मूल यानी कि इनका मूल निवासी कहाँ के थे वो पूछना। ठीक है, मतलब कि जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, मतलब पहले रहते कहाँ पर थे। तो देखिए ग्राम गुरेल यानी कि गाँव का नाम था गुरेल। उसके बाद ये ध्यान रखिए जिला कहाँ था तो कांगड़ा। कहाँ था प्यारे बच्चों, कांगड़ा। और ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा। अंतर आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए कि बताइए जो है ना क्या नाम है इनका, आप लोग देख लीजिएगा। उसने कहा था इनका जो है ना नाम क्या है प्यारे बच्चों, नाम है चंद्र शर्मा गुरेली। पूछा जाएगा चंद्र शर्मा गुरेली का जो है ना जन्म कहाँ पर हुआ था, ये है ना पूछा गया जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है जयपुर राजस्थान। अगर यही में क्या पूछ दे श्री चंद्र शर्मा गुरेली जी का मूल निवासी कहाँ के थे तो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा ग्राम का अगर नाम पूछे तो गुरेल याद रखना है, जिला का नाम पूछे कांगड़ा, और राज्य का नाम पूछे तो मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसानी से होगा। आगे देखिए इनके पिता का नाम जो है ना पंडित शिवराम था। क्या नाम था, पंडित शिवराम। इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे जो आपसे पूछा जाएगा इनका शिक्षा क्या हुआ तो देखिए शिक्षा मतलब ये कितना तक पढ़ाई की, तो सबसे पहले जानिए बचपन की पढ़ाई इनकी संस्कृत भाषा में हुई थी। क्या हुआ था, बचपन की जो पढ़ाई है संस्कृत में हुआ था। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों जो है ना संस्कृत में हुआ। उसके बाद 1899 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए इनका बचपन का जो पढ़ाई हुआ संस्कृत भाषा में हुआ, और ये जो है ना कब मैट्रिक पास है, 10वीं पास कब किए तो 10वीं जो पास किए थे इन्होंने 1899 ईस्वी में। कब किए थे, मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने 1899 ईस्वी में दिया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा इन्होंने प्यारे बच्चों इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट जो अभी आप लोग इंटर यानी 12th की परीक्षा कर रहे हो ना, 12th का एग्जाम दोगे आप लोग, तो इन्होंने 12th का जो परीक्षा किया ये किए थे कहाँ से, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से किए थे। वहाँ पर इन्होंने 1901 ईस्वी में कंप्लीट किया था। ठीक है, कब किया था, 2 साल का चलता है ना एग्जाम। तो यहाँ पर देख लो, इसमें अंतर डेट में आप लोग देख लो 1899 से लेकर के, और इसमें है आपका क्या, तो देखिएगा 1901 क्या है 1901, तो इसमें 2 साल का अंतर होता है ना, तो 2 साल चलता है 12th। तो इन्होंने 12th यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा जो पास की इन्होंने 1901 में की, और कहाँ से क्या था, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है ना इन्होंने इलाहाबाद से क्या किया, इलाहाबाद का जो प्रयागराज है, जो कि अभी देखो इलाहाबाद पहले कहलाता था लेकिन अब प्रयागराज कहलाता है, तो सीधा कहो कि इलाहाबाद या फिर प्रयागराज विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएड किया। क्या कहता है, बीएड। इस प्रकार से होता है ना बीएड की परीक्षा जो कि 12th के बाद किया जाता है टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कब किया ये, तो ये जो है ना 1903 में क्या कंप्लीट इनका होगा, क्योंकि ये बीएड की पढ़ाई भी लगभग 2 साल का ही ऑलमोस्ट चलता है। ठीक है, तो इन्होंने बीएड कहाँ से किया, तो ये याद रखिएगा बीएड इन्होंने किया था कहाँ से, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज विश्वविद्यालय से किया, जो कि उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने बीएड की परीक्षा वहाँ से की, और कब कंप्लीट की, तो 1800 जो है ना 1903 ईस्वी में। तो ये आपका याद हो गया आपको। चलिए बढ़ते आगे, आगे समझने का प्रयास करिएगा। आगे जो है ना इनका कार्य क्षेत्र यानी कि काम ये क्या करते थे। ठीक है, तो सिंपल सा है, ध्यान रखिए। 1904 में इन्होंने मोयो कॉलेज में क्या किया, मोयो कॉलेज चूंकि अजमेर के जो ना खेतरी, अजमेर के कौन सा खेतरी नामक के खेतरी के जो ना नवालिंग जो ना राजा जय सिंह की जो ना अभिभावक थे। मतलब कहने का क्या हो गया कि इन्होंने जो है ना 1904 में क्या किया, एक मोयो नाम का कॉलेज था जो कि कहाँ पड़ता था अजमेर जिला, अजमेर जो कि उत्तर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, अजमेर पड़ता है, राजस्थान में जिला है। और वहाँ पर एक नाम था जगह का, क्या था, खेतरी। वहाँ पर एक जो ना नवालिंग नाम का क्या था, नवालिंग राजा सिंह नाम का एक जो ना विद्यालय था, विश्वविद्यालय। उसमें उन्होंने क्या किया, अभिभावक यानी कि उन्होंने टीचर की पढ़ाई उन्होंने, मतलब टीचर बन गए उस कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज का क्या नाम था, कॉलेज का नाम देख लीजिए, नाम था नवालिंग राजा जय सिंह। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कब पढ़ाया उन्होंने, तो उन्होंने पढ़ाया 1904 में। ठीक है, जो कि मतलब उनका अभिभावक था, मतलब कॉलेज बनाता है कोई अभी भी आप जाते हो बहुत सारे कॉलेज में जाओगे तो आप देखोगे वो कॉलेज बनाया जाता है। बहुत सारा जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो किसी ने बनाया होगा। ठीक है, उनका प्राइवेट होता है इसलिए ज़्यादा फील लेता है। तो ये मोयो कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया 1904 में, और उनका मतलब वहाँ पर जॉब भी हो गया। और वो कॉलेज के जो ना कौन थे, वो कॉलेज को बनवाए कौन थे, तो नवालिंग राजा जय सिंह थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। अब देखिए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने। देखिए ध्यान रखिए, 1916 में क्या थे, उन्होंने संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बन गए। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने कार्यवाहक प्राचार्य यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले तो ध्यान रखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहला कि 1916 में उन्होंने संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसका विभाग बन गए। यानी कि कह सकते हो कि बीए यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है ना, बीए बीएससी जो होता है उस लेवल में वो क्या किए, मतलब एक प्रकार का विभाग बन गया, यानी कि वो प्रोफेसर बन गए संस्कृत का। ठीक है, अध्यक्ष बने। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो क्या किए, कार्यवाहक अपना मतलब कि ये संस्कृत विषय में वो पढ़ाई करवाए। ठीक है, उसके बाद देखिए मनिंद्र चंद्र नंदी जो ना पीठ के प्रोफेसर भी बने। याद रखिएगा कहाँ कहाँ के प्रोफेसर बने, वो क्या है प्यारे बच्चों, मनिंद्र चंद्र नंदी जो ना पीठ के प्रोफेसर भी बने। इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए संपादक, देखिए समालोचक चूंकि काशी नगरी जो ना जो ना रीनी पत्रिका भी बने। मतलब कि क्या हुआ, संपादक मतलब होता जो ना क्या कह सकते हो, मीडिया में भी उन्होंने काम किया। जो ना कौन सा मीडिया था समालोचक नाम का था। और वो काशी नगरी जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में पड़ता है ना काशी नगरी, वहां पर उन्होंने पत्रिका का भी काम किया। इतना ध्यान रखिए। उसके बाद रचना इन्होंने क्या क्या किया, तो बिल्कुल देखिए रचना में उन्होंने क्या किया, सुखमय जीवन। और रचनाएं उन्होंने क्या किया, एक सुखमय जीवन लिखा जो कि 1911 में उन्होंने लिखा था। बुद्ध का कांटा उन्होंने ही लिखा है, क्योंकि कछुआ धर्म आदि उन्होंने ही लिखा है। तो कौन कौन सा लिखा, तो देखिए सुखमय जीवन उन्होंने लिखा कब, 2011 में। उसके बाद बुद्ध का कांटा भी उन्होंने ही लिखा था। उसके बाद कछुआ धर्म आदि भी उन्होंने ही लिखा था। ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे ना तो यहाँ पर पात्र परिचय मतलब क्या हुआ कि एक बालिका, उन्होंने पत्रिका में कौन कौन सा मतलब लिखा है। ठीक है, तो देखिए
ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना आपको कि जो ना एक बालिका जिसकी भेंट जो है ना कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा बाद में उसका विवाह सूबेदार उसके बाद है जहारा सिंह के साथ हो गया था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। परिचय में ध्यान रखिएगा। एक नाबालिग ये लिखा हुआ पाठ है, मतलब कि जैसे आप अभी पढ़ रहे हो ना, उसने कहा था ऐसे ही पाठ है। ये नाबालिग है इसमें क्या हुआ था, इस पाठ में जिसकी भेंट जो है ना जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका जो है ना ये लड़की थी, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन बाद में उनका विवाह जो है ना सूबेदार जो है ना हजारा सिंह के साथ हो गया था। ये ध्यान रखना है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो, इंट्रोडक्शन है तो देखना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में ध्यान रखिएगा लहना सिंह। देखिए लहना सिंह जो है कहानी का क्या है, प्रमुख पात्र है। मतलब इस कहानी में यही बताया गया है, कहने का आता है जो कहानी आप पढ़ रहे हो ना, यही इसके बारे में बताया जाए, इस कहानी का ही ये पात्र है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये कहानी का जो पात्र है, इस कहानी का प्रमुख आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कि जो है ना उसने कहा था का प्रमुख पात्र कौन है, तो कौन होगा, लहना सिंह। कौन होगा, लहना सिंह। यहाँ पर भी लिखा है जो कि जमादार जो ना 77 सिख के राइफल से ही बना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा तीसरा नंबर पॉइंट में हजारा सिंह क्या था, सूबेदार था। आपसे पूछा जाएगा उसने कहा था पाठ में हजारा सिंह जो है वो क्या था, तो सूबेदार था। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बोधा सिंह क्या था, तो बोधा सिंह जो है ना हजारा सिंह का पुत्र था। बोधा सिंह जो था हजारा सिंह का पुत्र था। ये भी ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखिएगा लपटन साहब जो था ये सेना का एक उच्च अधिकारी था, जो ना लपटन साहब आपसे पूछा जाएगा, उसने कहा था पाठ में लपटन साहब क्या था, तो सेना का एक उच्च अधिकारी था। ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा यहाँ पर वजीरा सिंह क्या था, वो भी एक सैनिक था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वजीरा सिंह क्या था, तो सैनिक था। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो ना कीरत सिंह बोलेगा आपसे क्या थे, तो लहना सिंह का भाई था, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है लहना सिंह का भाई कौन था, तो कीरत सिंह। ये भी ध्यान रखिए। या फिर कीरत सिंह जो है ना किसके भाई थे, तो लहना सिंह। ये भी ध्यान रखना, आपको ये दोनों बात याद रखना है। आगे चलिएगा। नोट में यहाँ पर आपको लिख देना है उसने कहा था कहानी 5 भागों में बंटी हुई है। देखिए आपसे पूछा जाएगा उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी हुई, तो 5 भागों में। ये भी ध्यान रखना है ना। उसके बाद इस पूरी कहानी के 3 भाग में जो है ना युद्ध का वर्णन है। सिंपल सा ध्यान रखिए। उसने कहा था जो कहानी है ये टोटल 5 भागों में बटा हुआ है ना, टोटल 5 भागों में, लेकिन 3 भाग जो है उसमें क्या है, युद्ध का वर्णन किया गया। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन है, क्योंकि 3 पार्ट में। तो कौन कौन पार्ट में होगा, तो द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में जो ना युद्ध का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन। कैसा लगा इंट्रोडक्शन, आप लोग जरूर बताना, जो कि आपका जो है ना प्यारे बच्चों थ्योरी टाइप का होता है ना, थ्योरी टाइप का। तो ये आपको समझ आ चुका है फिर नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चलिए देखिए 5 नंबर के लिए ये आपका टोटल सारांश होता है, ध्यान रखना है। 5 नंबर के लिए टोटल आपका जो ना सारांश होता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है, सारांश आपसे पूछा जाता है, क्योंकि कई बच्चे को हमने देखा है जब एग्जाम नजदीक होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को ज्यादातर ढूंढते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने पिछले क्लास में भी आपको सारांश करवा दिया था, जो कि आपका पहला चैप्टर था बातचीत, उसको भी कंप्लीट मैंने करवा दिया था। दूसरा चैप्टर का है, समझो आपका 10 नंबर के लिए यहाँ पर कंप्लीट हो, क्योंकि सारांश एक आपका फिक्स ही रहता है, पूछा ही जाता है। 2 ऐसे रहता है, लेकिन आपको बनाना एक ही होता है ना। तो चलिए हम लोग सारांश को फटाफट से देख लेते हैं, बस वही चैप्टर वाइज है, ठीक है। समझिएगा सारांश में क्या होता है कि चैप्टर वाइज आपका इंट्रोडक्शन रहता है चैप्टर का, जो भी हमने पढ़ाया वही बात इसमें भी लिखा होगा। देखिए क्या क्या लिखा है, तो सिंपल सा देखिए। उसने कहा था कहानी का शीर्षक यानी कि लेखक कौन है, शीर्षक यानी कि कहानी का लेखक है चंद्रहर शर्मा गुरेली। कौन है, कहानी का लेखक चंद्रहर शर्मा गुरेली है, उन्होंने ही इसको लिखा है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना। उसके बाद एक अमर रचना है, आपसे पूछा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो उसने कहा था कहानी है ये कौन सी रचना है, तो एक अमर रचना है, ठीक है। इतना ख्याल रखना आपको। आगे देखिए, आगे होगा जिसकी शुरुआत अमृतसर के जो ना भीड़ भरे बाजार से हुई है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा उसने कहा था शीर्षक, मतलब ये तो पूछा नहीं जाएगा, बट ध्यान रखना आपको कि जो है ना ये उसने कहा था जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो अमृतसर जो कि पड़ता है पंजाब में, ठीक है। अमृतसर पंजाब में एक जिला है, अमृतसर के भीड़ भाड़े जो बाजार था वहां से ये इसकी शुरुआत हुई। आगे ध्यान रखिए, इस कहानी का बात बताया जा रहा है, किसका, कहानी का बात, ठीक है। चलिए जहाँ 12 वर्ष का लड़का एक वर्ष लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। देखिए इस कहानी में क्या बताया गया है कि इस कहानी में जो 12 साल का एक लड़का था वो क्या किया, एक वर्ष की बच्ची जो थी, लड़की थी, उसको उन्होंने टांगे के नीचे, घोला जो चलता है ना बैलगाड़ी वगैरह, उसके नीचे से आने से यानी कि मरने से उन्होंने बचा लिया था। तो इस कहानी का इसमें वही बात है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है ना कही गई है। आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी जो ना मंगनी हो गई है। सॉरी प्यारे बच्चों एक सेकंड देखना,
1 वर्ष लड़की को, मतलब 1 वर्ष की लड़की नहीं थी प्यारे बच्चों, 1 वर्ष की नहीं थी, मतलब वो 1 वर्ष बचाता है। 12 साल का जो लड़का था वो 1 वर्ष क्या किया, एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। उसके बाद लड़का क्या पूछा लड़की से, कि लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। इस पर लड़की धड़ से जो ना धट कहकर भाग जाती है। मतलब कि लड़का क्या पूछा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो लड़की क्या बोली, धट कहकर निकल गई। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इतना हो गया, इतना ही कहना था। उसके बाद देखिएगा, दोनों बाजार में अक्सर कभी दूध वाले के यहाँ कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलते और जो ना लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछा। मतलब क्या होता था, मार्केट में वो दोनों जब आता था, लड़की जो है ना दूध वाले के यहाँ सब्जी के वाले यहाँ दोनों मिल जाता था हमेशा, और लड़का उससे वही बात पूछा था कि तेरी मंगनी हो चुकी है, और लड़की कुछ नहीं बोलती थी। उसके बाद कि कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह जो ना कहती है कि हाँ मेरी जो ना कुरमाई यानी कि मंगनी हो गई है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो लास्ट में लड़की बोल देती है कि हाँ मेरी मंगनी हो चुकी है। तो इतना समझ आ गया आपको। आगे देखिएगा, आगे जो है ना प्यारे बच्चों, इस घटना के बाद लड़का जो ना वह लड़का जो ना सेना में भर्ती होता है। यानी कि इस घटना के बाद क्या हुआ, वो लड़का जो ना सेना इनकी आर्मी में चला गया। इसके बाद ध्यान रखना आपको कि और अंग्रेजों की ओर जो है ना अंग्रेजों की ओर से वो क्या क्या फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। मतलब सेना बना, उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से वो फ्रांस में लड़ने के लिए गया। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार, उसके बाद जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, स्वर्ग और मस्ती की जो ना चर्चाएं चलती है। ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच में है, तो सूबेदार हजारा सिंह है, उसके बाद जमादार राणा सिंह और वजीरा सिंह के और बोधा सिंह के साथ में क्या होता था, प्रेम चलता था। ठीक है, मस्ती वगैरह वो लोग करते थे। उसके बाद देखिए, बोधा सिंह जो ना बीमार होता था तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता। जब बोधा सिंह बीमार हो जाता था तो उसका कौन ख्याल रखता था, तो लहना सिंह ख्याल रखता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक बार सूबेदार जो है ना सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब जो ना लहना सिंह उनके घर जाता है तो सूबेदार यानी कि लहना जो ना सूबेदार की पत्नी जो है ना लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है, जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हमारे पुत्र और पति को जो ना बचाना। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों, यहाँ पर मैंने मिस्टेक से आपको बोल दिया, सूबेदार यानी कि वही सूबेदार जो है वही था। ठीक है, वही बोला था। उसके बाद देखिए, कहा तक मैंने बोला, एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर, यानी कि सूबेदार क्या किया, सूबेदार जो सिंह था वो क्या किया, उन्होंने जो है ना जब लाना सिंह के उनके घर जाता है। एक सेकंड फिर से देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखिए एक बार सूबेदार हजारा सिंह जो है ना हजारा सिंह के बुलाने पर, यानी कि सूबेदार जो हजारा सिंह था उनके बुलाने पर क्या हुआ, जब लाना सिंह उनके घर, यानी कि सूबेदार ने बुलाया था इसलिए लाना सिंह उनके घर जाता है। तब सूबेदार जो है ना सूबेदार सिंह जो है ना लाना को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि और जो ना जो जिस प्रकार से तुम उसे बुलाकर कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने मेरी बचपन में जो ना रक्षा की थी वैसे ही तुम मेरे पुत्र का रक्षा मेरे पुत्र और पति का रक्षा करना। मतलब कि वो सूबेदार नहीं थी, ठीक है, वो पत्नी ही थी। मैंने आपको गलत बोल दिया था। ठीक है, सूबेदार का जो ना सूबेदार का कौन थी, पत्नी थी। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या है कि वैसे ही रक्षा करना, वैसे ही हमारे पुत्र और पति का रक्षा करना। अंततः लाना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। लाना सिंह जो था ना उनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पर, तो युद्ध में वो मर जाते हैं। उसके बाद इस प्रकार जो है ना कहानी त्याग, प्रेम और देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती है। तो इस प्रकार से इसका सारांश कंप्लीट हो गया। बढ़ते आगे बढ़ेंगे तो इसमें प्रश्न वगैरह भी आता है। प्रश्न जैसे कि 5 नंबर में पूछा जाता है, ठंड से मरने वाले को जो ना मुल्लबो नहीं मिला करते हैं, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय क्या है, तो ये सब पूछा जाता है, ये कहानी का अर्थ। ठीक है, तो चलिए उत्तर का वजीरा सिंह का यह कथन से लाना सिंह के त्याग को दर्शाता है। वह बोधा सिंह के स्थान पर रात भर प्रहरी का कार्य करता है तथा जो ना दुख सुखी लड़की से जो ना लड़की पर सोकर बोधा सिंह को अपना कंबल दे देता है। इसी प्रकार से वजीरा सिंह लाना सिंह को जो ना सलाह देता है कि यदि ठंड में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो उसकी रक्षा कैसे करोगे। इसके बाद आगे चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे होगा, तुम्हें तो मरने के लिए जो ना जमीन भी नसीब नहीं होगी। जो ना मुल्लबा अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है कि वर्गाकार जमीन, वर्गाकार यानी कि बड़ा जमीन। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि जो ना निमोनिया होने पर किसी व्यक्ति को करवा औषधि दिया जाता है, यही जो ना मुल्लम्मा नहीं। तो इस प्रकार से होगा। तो ये
कंप्लीट हुआ। ये इसी क्वेश्चन से प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर में भी बन सकता है, ये लाइन है आपका, ठीक है, ये पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखना आगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। आगे देखिएगा, ये 2 है, आपसे पंक्ति दिया ही जाता है, दोनों में से एक फिक्स ही पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 5 नंबर में ही पूछेगा, ठीक है, सारांश भी, और ये भी 5 ही नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए, अब जो पंक्ति आपसे कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह के इस कथन किसकी ओर संकेत करती है। तो आपसे इस कथन का लाइन पूछा जा रहा है। ये जो कथन है प्यारे बच्चों, इस कथन का क्या अर्थ होता है आपसे पूछा जाता है ना, लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो पंक्ति है इसका क्या अर्थ है, पूछा जाता है ना, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बिल्कुल यही अर्थ यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए उत्तर होगा, यह जो ना, यह कथन उस देश की महिला का है जहाँ वजीरा सिंह और उसके साथी जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ने जाते हैं। बगीचे में जब जो ना वे लोग जाते हैं तो महिला दूध और फलों से उन लोगों का जो है ना स्वागत करती है। पैसे देने पर वह कहती है कि आप राजा हो, आप लोग हम सबों को जो ना जर्मन जो ना प्यारे बच्चों क्या लिखा गया है, हम लावरों से बचाने आए हैं। संभवतः वह महिला फ्रांस की थी। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते आगे। अब आपका जो ना टोटल कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल इस चैप्टर से ना आपका एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, जो कि मैंने आपको ज़्यादा नहीं, जो कि आपका थ्योरी यानी कि सारांश था वो मैंने आपको पढ़ाया, साथ में जो लाइन पूछा जाता है वो पंक्ति मैंने बता दिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, लंबा क्लास करना भी जरूरी नहीं होता ना। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन बनता है, चंद्र शर्मा गुलेली का जन्म कब हुआ। तो मैंने बताया आपको उनका जन्म जो है ना कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेली का निधन यानी कि उनका मृत्यु कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1922 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन बनता है, चंद्र शर्मा गुलेली का जो ना जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर और राजस्थान में, ठीक है। लेकिन मूल स्थान भी अभी देखिए पूछा जाएगा, मैंने बताया था ना मूल स्थान भी पूछता है, तो आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेली का मूल स्थान कहाँ है। मैंने बोला था ना, तो ये कहाँ होगा, ये हो जाएगा गुलेड़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला गया है जो ना गुलेड़ी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। तो प्रमुख कहानियां मैंने अभी आपको बताया था ना, कितनी कहानियां है, 3 कहानियां है ना। कौन कौन सी कहानियां, ये भी मैंने बताया था। सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, मैंने बताया था ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑप्शन में दिया उपयुक्त 3 हो तो ऑप्शन दिया, मैं आपको टिक मार देना है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट जब क्लास करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे ना, जो अगली आगे का क्लास होगा, जैसे ही ये सारा चैप्टर समाप्त होगा हम लोग चैप्टर वाइज VBI क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसमें हम लोग आपको ऑप्शन भी देंगे टिक मारने के लिए, और आराम से आप लोग बता सकते हो। अभी बस आपको जो ना चैप्टर वाइज पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आगे हम क्लास लेंगे तो उसमें आपका एक भी क्वेश्चन जो ना नहीं छूटे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुलेल जी ने किन पत्रिकाओं का जो है ना संपादन किया है। तो ध्यान रखिएगा उन्होंने किया था किन का, समालोचक, काशी नागरी जो ना प्रचारिणी पत्रिका का। तो ये मैंने आपको बताया था अभी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखना है प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर 7 नंबर है कि गुलेल जी के प्रमुख निबंधनों का नाम बताए। तो जो निबंधों का नाम बताए मैंने अभी बताया था कौन कौन सा, कछुआ धर्म, टिंगल, संस्कृत की जो ना टिपलारी, उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख लेंगे कौन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देवानम प्रिया, उसके बाद हो जाएगा देख लीजिएगा जो ना मारेसिस, मोहियम जो ना कुठाव, पुरानी हिंदी, मतलब उपयुक्त तो सभी, ये सारा ध्यान रखिए। देखिए अभी हम आपको ना सारा चीज जो आप सोच रहे हो कि थ्योरी में ही कंप्लीट हुआ, जो मैंने ऊपर बताया था उसमें नहीं कंप्लीट हुआ है, आपका ये ऑब्जेक्टिव के साथ में ही सारा कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अभी देख लो ना ये क्वेश्चन जैसे है तो इसका हम लोग कोई एक इसमें ऑप्शन एक देते कहानी, लेकिन इसमें सारा दिया है ना, क्योंकि इसलिए दिया है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव मिले। अगर उसमें कोई एक मान लो जो संस्कृत की जो ना टिपलारी दे दे तो ऑप्शन आराम से आप टिक मार पाओगे। तो इस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरा कर सकते हो बेसिक से। 8 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है। तो मैंने आपको बताया क्या क्या है, तो देखो जान लो इसमें क्या क्या है। तो पहले तो है कि दिव्य प्रेम कहानी है, उसके बाद प्रेम बलिदान की है यानी कि देशभक्ति, युद्ध की कहानी क्योंकि वो लोग युद्ध पे जाते थे, उपयुक्त 3 होगा, और दिव्य प्रेम यानी कि लाना सिंह सूबेदार जो था उन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम होता था ना, तो इस कारण से उपयुक्त 3 आपको डी में टिक मारना है, ठीक है। बढ़ते आगे 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो बोला गया उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है। तो उसने क्या बोला था कि तेरी जो ना कुरमाई हो गई, यानी कि तुम्हारी जो है ना क्या हो गया है प्यारे बच्चों, क्या हुआ था मैंने बताया था ना, आपको ध्यान रखना है, मंगनी, ठीक है ना, क्या हुआ था, मंगनी हो गई, तो इसका ही अर्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखेंगे ना तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती। तो मैंने बोला था ना क्या बोलकर भागी थी, धत कहकर, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर है, किस पात्र ने जो ना किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा और जो ना और अब घर आओ जो ना जाओ तो कह देना कि मुझे जो है ना उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो ये किनका कहना था? तो ये लहना सिंह का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है छावरी वाले शब्द का अर्थ क्या है ना, छावरी वाले शब्द का बिल्कुल ध्यान रखिए। इसका होता है जो ना खोमचे वाले, क्या होता है? खोमचे वाले। आगे बढ़ते हैं। आप 13 नंबर देखेंगे, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये 1915 की रचना है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले देखिएगा, यहाँ पर 14 नंबर है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो बिल्कुल अमृतसर का, अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है एक जिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, जलमन जो ना पलटन को किसने मार गिराया? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लहना सिंह ने मार गिराया था। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, लाना सिंह के गाँव का क्या नाम था? तो मांझे नाम था। क्या नाम था? मांझे नाम था, ये भी ध्यान रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिख लाइफ के जो ना जमादार लहना सिंह का नवंबर क्या था? तो बिल्कुल ये 77 था। मैंने बताया था ना, अभी बताया था ना, लिखा हुआ था ना, लहना सिंह लिखा था, उसमें लिखा क्या था? ये सिख जो ना लाइफर्स लिखा था, उसके सामने 77 लिखा था ना, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं, ये सब ध्यान रखिए। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह नाम था। आगे देखिए 20 नंबर है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो वो देता लाए जो ना प्यारे बच्चों लायरपुर में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर में आप देखेंगे तो ये बोला जा रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। चलिए 22 नंबर है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो बिल्कुल 1915 में, 1915 में हुआ था। आगे देखिए, लहना सिंह किस पद पर था? तो वो जमादार का पद पर था। कहां पर था? जमादार का पद पर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, गुलेर जो ना गुरेली जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के ही निवासी थे। ठीक है, देखिए इसमें तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हो, याद ना रहे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा गया गुलेडी, गुलेडी। ठीक है ना, तो गुलेली से याद रखेगा गुलेल, तो इससे आप ध्यान रख सकते हो। ट्रिक वगैरह भी कुछ आजमाना चाहिए। चलिए बढ़ते 25 नंबर है, कुरमाई का अर्थ का, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, मैंने बता दिया था ना पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुरेली की लिखी नहीं है? तो बिल्कुल देखिए, उस सुखमय जीवन लिखा गया है, उसने कहा था बुध का कांटा, लेकिन आपने देखा था ना अभी कफन कहीं लिखा हुआ मिला था? नहीं मिला था, इसलिए आप लोग ऑप्शन डी में टिक मार लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, 27 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह कर्म प्रधान, कर्म प्रधान यानी कि काम का इसमें बात हो रहा है ना, क्योंकि युद्ध वगैरह में हमेशा काम ही हुआ ना करना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना डरे सिपाही, इस पंक्ति का जो ना यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुरेली किसके अभिभावक बनकर जो ना मोयो कॉलेज अजमेर आए थे? तो बिल्कुल ये आए थे किनके? तो खेडरी के नवालिंग राजा सिंह के। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 30 नंबर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में केले दाल? तो ये कहना था सूबेदार सिंह का। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें टोटल मैंने आपका थ्योरी के साथ में ट्राई किया, मैंने आपको कम टाइम में पढ़ाने का, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि आप देख दो ना, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता होगा, चाहे वो फेमस हो या फिर कम व्यूज आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग आपको क्या करता है, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ाएगा एक क्लास में, फिर एक क्लास में क्या करेगा, जो सारांश था 5 मार्क्स वाला, वो जो सारांश था वो आपको पढ़ाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन कराता है। उसके बाद क्या करता है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स वाला जो होता है वो करवाता है। उसके बाद क्या करता है, ऑब्जेक्टिव करता है, मतलब लंबा क्लास लेता है। एक चैप्टर का कम से कम देखा जाए तो 3 क्लास वो लेता ही है जरूर। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल ऑलमोस्ट 30 मिनट के अंदर में टोटल कंप्लीट करवा दिया। 30 मिनट लगा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम 12th का पढ़ा नहीं रहता, आप लोगों के कहने पर, डिमांड पर हम लोग पढ़ा रहे। और इसका नोट्स वगैरह मैंने पहले ही, पूरा जो PDF है मैंने पहले ही दे दिया था। और मैंने आपको बोला था जब भी क्लास हो तो जो हम बता देते हैं कि दूसरा चैप्टर का होगा, तो ग्रुप में मैं हमेशा बताता हूँ, तो आप एक बार पढ़ के आया करो। तो आप लोग पढ़ के आए थे, कौन कौन बच्चे, वो लोग बताएंगे जिनको नोट्स मिल चुका है, जिनको सारा PDF मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों आप अपना जरूर बताइएगा, यस सर मुझे नोट्स मिल चुका है। सभी लोग बता देंगे जिनको मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है उनको लिए करना क्या है। मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ 696, सॉरी प्यारे बच्चों इस नंबर पे नहीं, मैं आपको देता हूँ 98 देखिए 98 355, ठीक है 98 355 16 710 पर आपको क्या करना है, हाईसल क्लास 12th लेकर के भेज देना है, मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है, चलिए, और आपको साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों आप लोग जरूर बताना, साइंस वाले बच्चों के लिए किस टाइम हम लोग क्लास रखें, क्योंकि
नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग साइंस का लेंगे, उसके बाद आर्ट्स का जो होगा उसमें हम लोग हिस्ट्री का लेंगे, ठीक है। आर्ट्स में हम लोग हिस्ट्री का लेंगे पहला चैप्टर का, ठीक है, हिस्ट्री का हम लोग क्लास लेंगे। उसके बाद साइंस में हम लोग लेंगे फिजिक्स का, ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से अपना अपना टाइम, आर्ट्स वाले बच्चे अपना टाइम बताएंगे, साइंस वाले बच्चे अपना टाइम बताएंगे। बताइए, हम क्लास बिल्कुल कल से फिक्स कर देंगे, आप लोग जो टाइम कहोगे हम देख लेंगे, लाइव ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।